नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीटी एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2022 के सीटीटी फर्स्ट पेपर का ईवीएस और हिंदी विषय का। इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं 16 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक, उस सभी का आपका सीडीपी, मैथ, हिंदी और ईवीएस का कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया गया है। वो सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं वो वहाँ से जाकर के अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा ईवीएस का। जितने भी लोगों का एग्जाम 10 जनवरी को था वो लोग अपना अपना सेट निकाल करके मिलाएंगे और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी संबंधित अभ्यर्थियों जिनका भी 10 तारीख को एग्जाम था उन तक यह वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी अपना आंसर मिलान कर सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। नेक्स्ट ऑप्शन है पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो दो लोगों के समूहों में इसके बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारत के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। लास्ट ऑप्शन है इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारें। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर नहीं होगा आपका, ऐसा आपका लद्दाख में होता है, पता है, जहां बारिश नहीं होती है। मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है, ये आपका रेगिस्तानी घर का उदाहरण है, ये भी आपका नहीं होगा। सपाट छत वाले बांस के घर, ये भी आपका नहीं होगा, बारिश का पानी नहीं उतरेगा। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। असम में इस प्रकार के घर बनते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? कच्चे माल पर पाठ के संबंध में ऑप्शन है विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। अगला है विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा प्रिंट करके अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाने को कहना। लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। तो आपका जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऑप्शन 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। किसके? रेगिस्तानी ओक के बारे में कह रहा है। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, यह भी सही है। पता होगा आप लोग, बच्चे उसमें पाइप डाल करके पानी निकालते हैं। यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों पर पाया जाता है, बिल्कुल गलत। अबू धाबी में आपका खजूर का पेड़ पाया जाता है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? पहला ऑप्शन है यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है। नेक्स्ट है यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। अगला है यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है।
लास्ट है, यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में, यह तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इसका सही उत्तर होगा, यह छात्रों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। सही ऑप्शन होगा आपका 2 नंबर। देखते हैं अगले प्रश्न को। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? आप लोग को अच्छे से नाम होगा, वो है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितनी होगी? तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा 15.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को, बनाइएगा आप लोग, आसानी से मिल जाएगा। गुणा भाग हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, यह आपका मोर है। कौन सा? मोर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक पूर्व। आपका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। अच्छे तरह से आप लोग को ये सब बतलाया गया है क्लास में, आपका ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये इसका नेगेटिव है, ये नहीं होगा। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, यह भी गलत है। टीम लीडर का ये काम नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, बिल्कुल करेक्ट। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, यह भी सही है। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, यह भी आपका सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी डी ई। देखते हैं कहां पे आपका सी डी और ई, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहां पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? मेघालय। कोई एक्सप्रेस ट्रेन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। आसान सा प्रश्न है, आप लोग बना लेंगे खुद से। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमले में लगे पौधे लाती है। उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? निगेटिव ढूंढना है। पौधों में अनुकूलन बिल्कुल किया जा सकता है। पौधों में बीजों का स्थानांतरण, यह आपका नहीं होगा। पौधों में विविधता, यह भी हो सकता है। फूल के भाग, यह भी हो सकता है। अर्थात आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। बार बार यह प्रश्न आ रहा है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बड़ा सा प्रश्न है। सहमीर, ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उजाइरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ है। सहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन ना। प्रश्न पूछ रहा है, उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है, कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? दूसरा है, जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराएं।
देखें कि किस प्रकार सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। लास्ट है, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। नहीं होगा ये। आपका जो सही उत्तर है वो होगा, जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करती है उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापन योग्य और प्राप्य है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। नेक्स्ट है, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। लास्ट ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती है। आपका अगला सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा आपका, विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्ष में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। देखते हैं ऑप्शन, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, विविधता के लिए आपका सही नहीं है, समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारा खुद की संस्कृति की तुलना में बेहद बेहतर है, ये भी सही नहीं है, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, यहाँ पे पक्षपात की जैसा कोई बात नहीं किया गया है, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए। सबसे उत्तर आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसी का प्रयोग किया है। इसमें सबसे कम प्रासंगिक देखना है। यह आपका सही है। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियां और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। देखते हैं अगले प्रश्न ऑप्शन को, विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। यह भी आपका सही है। विद्यार्थियों को सैर पे ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। यह भी आपका सही है। तो सबसे कम प्रासंगिक जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। चैट में GIF, ब्रेक आउट रूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल बैकग्राउंड। आप लोग किसी के साथ चैटिंग किए होंगे तो बिना बोले बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है चैट में GIF, जहां पे थैंक यू, हैप्पी बर्थडे आदि का GIF लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। सही है। पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सा बोतल ऊपर तैरती है। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना।
कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखना, देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती है। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब उस पर हवा फूंकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। ये इसका शैक्षिक उद्देश्य है कि बच्चे इससे संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेगा। संचारी और गैर संचारी का मतलब हो गया आपका संक्रामक और असंक्रामक रोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? पहला ऑप्शन है, यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं? यह तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, हम कोविड से, देखिए कोविड आपका कोरोना आ गया आपका सीटेट में भी, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों? सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो बोल रहा है आपका कोविड और सामान्य सर्दी, तो मास्क का तो उपयोग करते हैं सही में, लेकिन आपका यह भी संचारी रोग है, कोविड भी और सामान्य सर्दी भी क्या है? संचारी रोग है। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? क्योंकि आपका ये जो सामान्य सर्दी है यह गैर संचारी है और मधुमेह क्या है? गैर संचारी रोग है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे वो कौन सा है? आप लोग मैप देखे होंगे तो पता चलेगा आपको आसानी से। पंजाब ऐसा राज्य है जिसको हम लोग टच नहीं करेंगे। यूपी होते हुए सीधा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हरियाणा जाएंगे। चलते हैं आगे। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें इस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। नेक्स्ट है, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? देखिए बहुत लंबा लंबा ऑप्शन है, सीधा उत्तर पे चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कीट क्या है आपका? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सभी ऑप्शन आ जाए। कीट जो है आपका, कीट है आपका, इसमें कीट कौन सा है? कीट हो जाएगा आपका कॉकरोच। कीट होगा आपका कॉकरोच। पक्षी हो जाएगा आपका उल्लू। सरीसृप हो जाएगा आपका कछुआ। स्तनधारी हो जाएगा आपका चमगादड़। अर्थात ए का दो में है। बी आपका हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो सबसे उपयुक्त है वो होगा आपका चाय की दुकान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है आपका। वो आपका सही उत्तर है आंवला, पालक और गुड़, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
भारत में कितने राज्य हैं? सभी को पता है भारत में 28 राज्य है, पहले 29 था, जिसमें से जम्मू कश्मीर को हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। पहला है पौधों का लंबा या नाटा होना, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, बीजों का हरा या पीला होना। तो आपका सही उत्तर होगा बीजों का खुरदरा या चिकना होना। इस प्रकार से आपका ईवीएस का 30 प्रश्न हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला सेक्शन है हमारा हिंदी का। हिंदी गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम जाएगा उसमें। जो लोग जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक यह पहुंच सके और वो भी अपना आंसर मिलान कर लें। चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है? जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। गद्यांश के अकॉर्डिंग वही उत्तर है आपका सही। चलते हैं आगे। किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं? जिनसे समाज के हित साधते हों, जिनमें कम ऊर्जा लगती हो, जिनमें आधिकारिक लोग जुड़ते हों, जिनमें स्वयं का हित पूरा होता हो। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग जो आपका सही उत्तर है वो है जिनसे समाज के हित सधते हो, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? पहला ऑप्शन है बुरे कार्य का परिणाम सही नहीं होता है। अच्छे कार्य का फल कैसा होगा पता नहीं। अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा यही, अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उपहार का समानार्थी होगा। पुरस्कार नहीं होगा आपका, पुरस्कार अलग चीज है, उपहार अलग चीज है। सम्मान भी नहीं होगा, भेंट बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, भेंट। पारितोषिक भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है स्वयं को कर्म के लिए साध लेना से तात्पर्य है कर्म के लिए सदैव तत्पर रहना, कर्म के लिए प्रशिक्षण लेना, दूसरों को कर्म करते रहने की प्रेरणा देना, अपने काम में दूसरों को जोड़ते जाना। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा धार्मिक, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, आसान सा। चलते हैं आगे। जीवन में कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए? परिणाम से, सत्य से, उपहार से, भाग्य से। गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर होगा सत्य से, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। समय को सम्मान देने से तात्पर्य है समय का सदुपयोग करना, समय के आगे विवश हो जाना। बिल्कुल नहीं होगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 समय का सदुपयोग करना। दूसरा बोल रहा है समय का आगे विवश हो जाना, गलत है। समय का दुरुपयोग करना यह भी गलत है। समय को व्यर्थ गंवाना यह भी गलत है। ये बिना पढ़े हुए भी आप लोग टिक किए होंगे अच्छे से। देखते हैं अगले को। अनुभूति शब्द का विग्रह है। अनुभूति शब्द का जो सही विग्रह है वो है आपका अनुजोड़ भूति। चलते हैं आगे। रत्नेश का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न आपका पद्यांश से है, देखते हैं। रत्नेश का सही संधि विच्छेद है। रत्नेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रत्न जोड़ ईश। देखते हैं अगले प्रश्न को। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सुधा की धारा से क्या आशय है? जहां सदैव अमृत बरसता रहता है, नदियों में बहता जल अमृत के समान है, जल की धारा बहुत वेग से बहती है, बहती हुई नदियां बहुत सलोनी लगती है। तो आपका सही उत्तर जो होगा नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, इसका मतलब होगा नदियों में बहता जल अमृत समान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं आगे। अगला उत्तर है भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है? बहुत से विदेशी पर्यटक यहाँ की प्रकृति का दर्शन करने आते हैं। नहीं होगा आपका यहाँ की प्राकृतिक रचना पर अनेक कविताएं लिखी जा चुकी है, ये कोई मैटर नहीं बनता है। यहाँ की प्राकृतिक रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। बिल्कुल सही, आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। यहाँ की प्राकृतिक रचना पर अनेक फिल्में बनी है। सभी बातें लगभग मिलती जुलती है।
देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं? सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? नहीं होगा आपका जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, यह भी नहीं होगा। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, यह भी नहीं होगा। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहां पे सुगंधित फूल से संबंधित था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों हुआ है? रचनाकार को देश की सही जनसंख्या का अनुमान नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। रचनाकार ने किसी एक दो राज्य की जनसंख्या का ही उल्लेख किया होगा, यह भी गलत है आपके पद्यांश के अकॉर्डिंग। रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही जनसंख्या थी, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 3। रचनाकार न केवल बाल जनसंख्या को ही शामिल किया है, यह भी आपका गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का भाव है। जिसकी धरती बहुत ही उपजाऊ है, बिल्कुल सही है आपका। जिसकी धरती में हीरे मोती गड़े हुए हैं, गलत है। जिसकी धरती पर बहुत से धनाढ़ लोग रहते हैं, यह भी गलत है। जिस धरती के प्रत्येक निवासी के पास धन है, यह तो होगा ही नहीं। इस प्रकार से आपका गद्यांश और पद्यांश का 15 प्रश्न हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षण का प्रश्न है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है? क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही भेद लिखिए। पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्यत काल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपका सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। चलते हैं आगे। हिंदी भाषा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? स्वनिमों की नियमावली, स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना, प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है। सीखने का आकलन, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, आकलन कार्य। इसका सही उत्तर होगा आपका पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है? परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। पहले नियम स्पष्ट नहीं करना है आपका, किस विधि में? आगमन विधि में। हाँ, शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। नेक्स्ट है, परसर्ग को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण नहीं है। तो आपका आगमन विधि का जो सबसे अच्छा उदाहरण है इसमें शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। कल्पना शक्ति, सक्रिय श्रवण, समझ, संरचना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समझ। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? पहला ऑप्शन है, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? नेक्स्ट है,
कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। अगला है, आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। तो आपका सबसे सही उत्तर जो होगा यहाँ पे, कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा प्रिंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संरचित कहानी कथन, कठिन शब्दों का उच्चारण, अक्षरों की बनावट, मूल शब्दों को समझना। तो साथियों, ये जो होता है आपका शब्द दीवार, ये छोटे बच्चे का कक्षा के लिए किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अक्षरों की बनावट, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश का निरूपण करती है। स्किनर के सीखने का सिद्धांत, पियाजे के सीखने का सिद्धांत, चॉम्स्की के सीखने का सिद्धांत, ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे स्किनर के सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। डैश पठन का सार तत्व है। पठन का जो सार तत्व है, बार बार बतलाए हैं, वो होगा आपका अर्थ ग्रहण करना ही पठन का सार तत्व है। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। ऑप्शन है, 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना। नेक्स्ट है, कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। लास्ट है, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जब नववर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। कल्पनाशीलता पर, संरचना बनाने पर, मसौदा तैयार करने पर, संपादन पर। तो सबसे अधिक जो ध्यान देने का आवश्यकता है उस बच्चे को वो है संरचना बनाने पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना। नहीं होगा आपका, अनेक भाषा विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, यह भी सही नहीं है। केवल मातृभाषा के माध्यम से भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। आपका सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। आपके कक्षा में अलग अलग क्षेत्र के बच्चे रहते हैं और वो सभी का अपना अपना भाषा अलग अलग होता है। चलते हैं आगे। अगला है, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। पहला है, शिक्षार्थियों से 14AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों से अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को स्वस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। तो आपका बिल्कुल क्रम में ही है वो, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर लें तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। तो आपका सबसे अच्छा जो उत्तर होगा यही होगा, एक अनुच्छेद पढ़ने के लिए देंगे और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहेंगे। बच्चे को यहाँ पे अभिव्यक्ति का ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए। लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है? लास्ट ऑप्शन है दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। तो आपका सबसे सही जो उत्तर है वो है इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों, इस प्रकार से आपका 16 दिसंबर से लेकर आज 10 जनवरी तक का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है मैथ, सीडीपी, ईवीएस और हिंदी का। जो लोग अभी तक अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से वीडियो को खोज सकते हैं और वहां से अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।